नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों बीएसटीसी या डीएलएड 2024 से संबंधित होने वाली है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित दोस्तों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। और टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक अपना शिक्षण अधिगम से संबंधित। ठीक है, शिक्षण अधिगम से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो छोटी सी वीडियो है, लगभग 5-7 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी कि टारगेट क्या होता है। आजीविका कमाना यानी कि पैसे कमाना, या पढ़ना लिखना होता है केवल, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर बौद्धिक विकास करना। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है यहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यहाँ पे दोस्तों बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, तो ये बात अपनी सत्य है दोस्तों। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। ठीक है, शिक्षण में दोस्तों नियमों के माध्यम से और बिना नियमों के माध्यम से दोस्तों शिक्षण करवाया जा सकता है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ में एक कला भी है। ठीक है, शिक्षण क्या है दोस्तों, विज्ञान के साथ में एक कला है। और शिक्षण अनुदेशन है, तो दोस्तों शिक्षण एक अनुदेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन गलत है। विद्यार्थी की शिक्षण से अधिक भागीदारी निम्नलिखित में से संभव है। तो यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थी की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि में से किसके द्वारा संभव है। कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों सबसे ज़्यादा भागीदारी संभव है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्तालाप जो विधि है दोस्तों, वार्तालाप विधि के माध्यम से बच्चे अधिक से अधिक मतलब कि शिक्षण के अंदर भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, वार्तालाप के माध्यम से। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे। यदि आप एक अध्यापक हैं और आपके विद्यालय में दोस्तों एक बच्चा है जो हमेशा देरी से पहुंचता है, तो आप क्या करोगे। उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे से बातचीत करना होगा। और वो दोस्तों लेट क्यों होता है उसके बारे में मतलब कि उसके जो कारण है, कारणों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बालक केंद्रित शिक्षा है इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, गृह कार्य प्रदान करना। तो दोस्तों बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान नहीं किया जा सकता है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। बालक को मतलब बालक केंद्रित जो शिक्षा होती है इसके अंतर्गत बालक को प्रश्न पूछने के लिए यानी कि जिज्ञासु बनाने के लिए प्रेरित करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो ये बात भी अपनी सही दोस्तों। क्रिएटिविटी को प्रधानता देना, और बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। दोस्तों जो बालक ने अनुभव प्रदान किया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वह मतलब कि सवाल जवाब करता है, तो इसको मतलब कि प्राथमिकता देना, तो ये बात भी अपनी सही है। ठीक है, तो बालक को प्रश्न पूछने के प्रेरित करना, बालक को सृजनात्मकता बढ़ावा देना, और बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य देना गलत है। नेक्स्ट है, कक्ष का वातावरण नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो कक्ष का वातावरण होता है वो किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांत वातावरण होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण कक्षा का वातावरण होना चाहिए, मित्रता पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, शोरगुल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, शोरगुल से भरा हुआ कक्षा का वातावरण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते समय उबने लगता है तो ये बात का संकेत करता है। दोस्तों जब कोई भी बच्चा कार्य करते समय उस कार्य से उबने लग जाता है, ठीक है, तो ये किस बात की ओर संकेत करता है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, जब कोई कार्य मतलब कि बार बार दिया जाता है, एक ही कार्य को बार बार दिया जाता है, तो बच्चा मतलब कि कार्य करने से उबने लग जाता है, उसको मतलब कि आनंद नहीं आता, जिसकी वजह से दोस्तों ये बच्चा उबने लग जाता है। ये बात किसकी ओर संकेत करता है, ये यांत्रिक रूप से बार बार वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि, दोस्तों जो बुनियादी स्तर होता है यानी कि बेसिक जो स्तर होता है, शुरुआती जो स्तर होता है, उसमें मातृभाषा में शिक्षा देना ये बेहतर है क्योंकि ये दोस्तों बच्चों में आत्मविश्वास विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी,
बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करेगी और प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो ये दोस्तों सभी के सभी ऑप्शन लगभग लगभग सही है, लेकिन जो व्यापक जो आंसर होने वाला दोस्तों अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल जो मतलब कि इन्वायरमेंट है उसमें बच्चे को मतलब कि शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी, तो अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है। दोस्तों एक बच्चा है जो कि कक्षा में प्रश्न पूछता है, तो उचित रूप से वो बच्चा किस प्रकार का है? वो शरारती है, वह या असामान्य है, या फिर वह अधिक जिज्ञासु है, या वह प्रतिभाशाली है। तो दोस्तों कोई भी बच्चा है प्रश्न पूछता है, बार बार उसको कुछ जानने की इच्छा है, यानी कि वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है। ठीक है, जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर है। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पहले दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को खड़ा करना चाहिए, तो ये बात तो अपनी गलत है। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, ये बात अपनी सत्य है दोस्तों। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? पुस्तकों से उत्तर लिखाने पर बल देना, तो ये बात अपनी गलत है दोस्तों। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, या विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान पर अनदेखा करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। दोस्तों तो यहाँ पे प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जरूरी है। प्रत्येक बच्चा मतलब कि अलग अलग तरीके से सीखता है, वो किस प्रकार के से सीखता है उसके संपर्क में रहने के बाद भी हमें पता चल पाता है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना प्रभावशाली अध्यापिका का गुण है। ठीक है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? यानी कि शिक्षक की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, वो मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? कठोर अनुशासन बनाए रखना, या विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के लिए मौके उपलब्ध करवाना, तो ये बात अपनी सही है। पाठ्य योजना तैयार करना और उनके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सिखाने के मौके उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के माध्यम से या उनके अनुसार सिखाने के लिए मौके उपलब्ध करवाना शिक्षक का सबसे मुख्य प्रमुख जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है या अंकित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि एक शिक्षक है जो कि बच्चे के द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो ये दोस्तों शिक्षक के बारे में क्या अंकित करता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो शिक्षक के बारे में क्या अंकित करता है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है, यानी कि बच्चा है वो छोटी छोटी गलतियां करेगा, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर अगर मतलब कि अध्यापक क्रोधित हो रहा है, तो ये दोस्तों क्या करता है? अध्यापक एक संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है, उनको संवेदना के बारे में इतनी वो मतलब कि संतुलन नहीं है उसके शरीर में, उसकी वजह से दोस्तों छोटे छोटे बच्चों की गलतियों पर क्रोधित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न कक्षाओं को पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि छोटी कक्षाओं को पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज़ में प्राथमिकता देनी चाहिए? ठीक है, तो एक छोटी कक्षाओं को पढ़ाते समय दोस्तों कथा कहानी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। कहानी के माध्यम से, यानी कि कहानी सुनने के लिए बच्चे हमेशा जागरूक होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, मतलब कि जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कहानी कथन के माध्यम से दोस्तों मतलब कि एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो एक अच्छा शिक्षक होता है दोस्तों, उसका महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो दोस्तों उसका महत्वपूर्ण गुण होता है विद्यार्थी अच्छा संप्रेषण कौशल। ठीक है, अच्छा संप्रेषण कौशल दोस्तों अध्यापक के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि शिक्षक के अंतर्गत होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, सबसे अच्छा संप्रेषण कौशल। अगर संप्रेषण कौशल विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान है लेकिन संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं है, तो दोस्तों विषय वस्तु का ज्ञान अधूरा है। ठीक है, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, दोस्तों विद्यार्थियों का हित भी तभी ध्यान में रखा जाएगा जब वो मतलब अच्छा संप्रेषण कर पाएगा। या फिर प्रभावी नेतृत्व का गुण, अगर नेतृत्व अच्छा कर रहा है लेकिन संप्रेषण अच्छा नहीं है, तो ये बात भी अपनी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अच्छा संप्रेषण होना जरूरी है। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, तो दोस्तों एक शिक्षक को जो कक्षा में कार्य करना चाहिए वो किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र के रूप में दोस्तों एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि जो बच्चे पहले होने चाहिए और उसके बाद में अध्यापक होना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक एक लीडरशिप, यानी कि एक मतलब कि
दिशा निर्देश देने वाला होना चाहिए, नहीं कि एक मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा मतलब कि प्रेशर डालने वाला होना चाहिए। अध्यापक एक मैनेजर की तरह कार्य करता है, नहीं कि मतलब कि एक नेता की तरह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक वह होता है जो कर सकता है। क्या कर सकता है? वो कक्षा पर नियंत्रण कर सकता है, तो ये बात अपनी गलत है दोस्तों। कक्षा कम समय में अधिक सूचना देना, तो ये बात भी गलत है। विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना दोस्तों, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाला प्रभावी शिक्षक होता है, ठीक है। विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना यानी कि मोटिवेशन करना, ये विद्यार्थी को मतलब कि ये प्रभावी शिक्षक का एक गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों स्वेच्छाचारी, ये मतलब कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बाकी जनतांत्रिक शिक्षा देना, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा देना और वांछनीय सूचनाएं देने वाला एक मतलब कि अच्छे शिक्षण की विशेषता है। लेकिन स्वेच्छाचारी यानी कि शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा देता है, ये दोस्तों ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रित होना चाहिए। तो एक आदर्श जो अध्यापक होता है उसको एकाग्रित किस प्रकार से होना चाहिए दोस्तों? शिक्षण विधि पर, या फिर छात्रों और उनके व्यवहार पर, या सीखने वाले विषय पर, या उपयुक्त सभी पे। तो यहाँ पे दोस्तों एक आदर्श शिक्षक जो अध्यापक होता है इसको एकाग्रित होना चाहिए, शिक्षण विधि पर भी होना चाहिए, छात्र और उनके व्यवहार पर